अगर आप बैंक कंप्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9649000030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल एफ, दैट इज अबाउट गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस एंड अदर फैसिलिटीज। इसका हमने यूनिट 1 शुरू करा था, दैट इज अबाउट रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसके अंदर हमने जो वेरियस कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है बाय द बैंक टू देयर कस्टमर्स, उसके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस है जो कि रेगुलेशंस के द्वारा प्रोवाइड करी गई है, हमने उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। हम लास्ट में अपना टॉपिक देख रहे थे, दैट इज अबाउट द फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, कि जो फ्रॉड्स होंगे उनको किस तरीके से क्लासिफाई करा जाएगा एंड उनकी किस तरीके से रिपोर्टिंग करी जाएगी। इसके अंदर हमने काफी पार्ट कवर कर लिया था। आज हम इसका रेजिडुअल पार्ट कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कल क्या क्या करा था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स की फ्रॉड्स को किन किन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा जाएगा। उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी, जिसके अंदर हमने FMR1 फ्लैश रिपोर्ट जो 50 मिलियन ऊपर वाले केसेस के अंदर लगती थी, FMR2 एंड FMR3 के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉड रिपोर्ट करने के डिले नहीं होनी चाहिए, डिले होगा तो आपके ऊपर पेनल एक्शन लिया जा सकता है। आपने क्या करनी है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी है। उसके बाद ऐसे केसेस जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा की है, उस केसेस को आपने क्या करना है, अपने रिपोर्ट को भी अपने बोर्ड को भी रिपोर्ट करना है। बोर्ड उनके ऊपर क्वार्टरली एंड एनुअल रिव्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। एंड हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखे तो जो उस रिपोर्ट के अंदर क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए, जो रिव्यू के अंदर कवर होने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी एक स्पेशल कमेटी बनानी है, जिसका नाम रखा जाएगा स्पेशल कमेटी ऑफ द बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स। वो क्या करेंगी, बेसिकली वो मॉनिटर एंड रिव्यू करेंगे ऐसे केसेस जिनके अंदर जो अमाउंट है वो 10 मिलियन से ज्यादा की इन्वॉल्व है। ठीक है, उनके हमने कंपोजिशन देखा है, उनकी मीटिंग की पीरियोडिसिटी क्या होगी हमने वो देखा। उसके बाद हमने गाइडलाइंस डिस्कस करी थी कि किस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं वो पुलिस को किस तरीके से रिपोर्ट करे जाएंगे। उसको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा था, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद थेफ्ट, बल्गरी और बल्गरी वाले केसेस की रिपोर्टिंग इस तरीके से होगी, हमने उस चीज को देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि चेक रिलेटेड जो फ्रॉड होंगे उनको किस तरीके से रोका जाएगा, एंड इन केस अगर फ्रॉड हो जाता है तो पुलिस या आरबीआई को किस तरीके से उनकी क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने फ्रेमवर्क शुरू करा था अबाउट द लोन फ्रॉड्स। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा एंड हमने पढ़ा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स का सिस्टम एंड रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट आज हम देख रहे हैं दैट इज अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ठीक है, अभी बेसिकली क्या हो रहा था, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें लगता है बेसिकली काफी ज्यादा टाइम। एंड फ्रॉड्स को बैंक तब फ्रॉड बोलते हैं जब सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं कि इस अकाउंट से क्या होने वाली है और रिकवरी होने वाली है। जब तक रिकवरी हो रही है उसको फ्रॉड नहीं कहा जाता। ठीक है, इससे बेसिकली क्या हो रहा था, डिले इन रिपोर्टिंग हो रही थी। ठीक है, एंड उससे डिले इन जब रिपोर्टिंग होगी तो अदर बैंक्स को हम क्या नहीं कर पाएंगे, अलर्ट नहीं कर पाएंगे। अलर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, सिमिलर फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, जब उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टाइमली बेसिस के ऊपर एक्शंस भी नहीं ले पाएंगे। उससे जो रिकवर होने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, एंड लॉस होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या कहा कि इस चीज को आप देखो, आप रिपोर्टिंग हो तो रिपोर्टिंग के लिए हमने क्या करें, कुछ मेजर्स लाए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लाए, बट हमने ये इनिशिएशन लाया कि हम अपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे ले आते हैं कि फ्रॉड्स ही ना हो। फ्रॉड्स ही नहीं होंगे तो उनको रिपोर्ट करने की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इफेक्ट फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम है दैट इज क्या है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल। एंटायर लाइफ साइकिल मतलब जब आपने प्री लोन लेना है, लोन ऑपरेशन से लोन खत्म हो गया तब तक पूरी क्या करते रहो, उसकी टाइमली बेसिस के ऊपर क्रेडिट मॉनिटरिंग करते रहो। उससे क्या होगा, अपने आप ही फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाएंगे। रीजन मीन सपोज कुछ ऐसा वीकनेस थी, कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जो आपको अप्रेजल स्टेज के ऊपर आपने मिस कर दिए, बट जब आपने उस चीज को डिस्पर्स कर दिया तब आप अगर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि वो चीज आपकी नजर में आ जाए एंड उसके रिगार्डिंग आप क्या ले सको, रेमेडियल एक्शंस ले सको। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगी, तो आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल मतलब जब तक जो अकाउंट है, जो बोरोवर का अकाउंट है वो चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ चेक्स कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहला आता है प्री सैंक्शन, मतलब सैंक्शन करने से पहले आप क्या क्या चीजें चेक्स कर सकते हो। एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट प्रोसेस द चेक्स बीइंग अप्लाइड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्री सैंक्शन में consist of the risk management group or any other appropriate group of the bank collecting independent information and market vigilance on the potential borrowers from the public domain on the track record particularity in respect of governance, legal and fiduciary responsibilities, which could be used and input by the sanctioning authority. Banks may keep the record of such pre-sanction checks as part of the sanction document. Basically
सैंक्शन करने से पहले आप क्या करो, अपना एक ग्रुप फॉर्म करो नोन एज रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप, या कोई और ग्रुप फॉर्म करो जो बेसिकली क्या करेगा, मार्केट से जो आपका बोरोवर जो लोन लेना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कैसे कि वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या वर्क करता है, उनके ऊपर लीगल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उस अकाउंट को जज कर सकते हो। ठीक है, बैंक्स क्या करेंगे, ऐसे चेक्स का अपने पास क्या रखेंगे, रिकॉर्ड रख सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी पूरी करी जा सके। नेक्स्ट आप चेक्स कर सकते हो एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट में बेसिकली चेक्स बाय आरएमजी रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप ड्यूरिंग द डिसबर्समेंट स्टेज में फोकस ऑन द adherence to the terms and conditions of the sanction, rationale for allowing dilution of those terms and condition, level at which dilutions were allowed, etc. As a matter of good practice, the sanctioning authority may specify certain terms and conditions as core which should not be diluted. The RMG may immediately flag the non-adherence of the core stipulation to the sanction authority. Basically आपने क्या करा, आपने ग्रुप्स फॉर्म करे, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, सब कुछ सिलेक्ट करा, आपको पता लगा बंदा जानून, आपने क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आपने लोन प्रोवाइड करा, उसको आपने लोन डिस्बर्स कर दिया। लोन डिस्बर्स करने के टाइम पे आप ये देखो कि हमने जो जो कंडीशंस लिखी है अंडर द सैंक्शन क्या वो फॉलो हो रही हैं। अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तो आरएमजी क्या करेगा, उसको फ्लैग कर देगा कि इस चीज के अंदर ये चीज फ्लैग नहीं हुई है। उसके साथ साथ आप टर्म्स एंड कंडीशन तो देख ही रहे हो, उसके बाद ये देखो कि क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को डिल्यूट करने की जो प्रोविजन है वो प्रोवाइड करी गई है, अगर करी गई है तो किस एक्सटेंट तक करी गई एटसेट्रा, उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, चेक्स कर सकते हैं। उसके बाद बैंक्स ये भी कर सकते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कह सकते हैं, ये कोर कंडीशन है। कोर कंडीशन मतलब ये ऐसी कंडीशन जिनको आप डिल्यूट नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एनुअल रिव्यू कर सकते हो। एनुअल रिव्यू में बेसिकली क्या है, आप उनको एनुअली बेसिस के ऊपर चेक करो कि क्या उन्होंने डिवीजन ऑफ फंड्स तो नहीं करे हैं, स्टॉक उनके पास एडिक्वेट है, स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है एक्सेट्रा। इन चीजों को चेक करो, उनके ऊपर क्या करो, रिव्यू प्रोवाइड करो। जब आप ये कर रहे हो तो आपने क्या करना है, एक्सट्रीमली विजिलेंट रहना है, बैंक को एक्सट्रीमली विजिलेंट रहना है, एक्सट्रीमली क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आरएमजी जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप है, आपको मार्केट डेवलपमेंट्स को भी ट्रैक करना है। बेसिकली मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस तो नहीं आ रही हैं जिससे क्या हो सकता है, बोरोवर का काम ठप हो सकता है, बोरोवर मर सकता है, बोरोवर का जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो सकता है। तो उन चीजों को आपने क्या करना है, ध्यान के अंदर रखना है। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या आ सकता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो बाय द स्टॉक मार्केट, अबाउट द मार्केट इंडस्ट्री, अबाउट द प्रेस क्लिपिंग सर्विसेज, मॉनिटरिंग डाटाबेस एटसेट्रा। एंड उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, अपना एनुअल रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने स्टाफ को एम्पावर कर दो, बैंक्स अपने स्टाफ को एम्पावर कर दें ताकि स्टाफ भी क्या कर सके, फ्रॉडेंट अगर इनकेस कोई फ्रॉड हुआ है तो उसको क्या कर सके, रिपोर्ट कर सके। क्योंकि कुछ केसेस में बेसिकली क्या होता है, सपोज एक ऑफिसर है इन अ बैंक, ठीक है, ऑफिसर नंबर ए, ठीक है, उसका जूनियर है बी। हाई केसेस में अगर ए फ्रॉड कर रहा है तो बी को पता होता है, बट बी क्या है, सामने आगे रिपोर्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास या तो पावर्स ही नहीं होती है, उसको डर लगता है कि क्या हो जाएगा, वो एट द एंड वही विक्टिम हो जाएगा, उसकी विक्टिमाइजेशन हो सकती है, वो जो उसकी जॉब जा सकती है, तो रिपोर्टिंग कम होती है। सेम चीज हमने डिस्कस करी थी जब हम डिस्कस करते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो बैंक्स को क्या करना है, अपने स्टाफ को इतना एम्पावर कर देना है कि अगर उन्हें फ्रॉड के बारे में पता है वो क्या कर सके, विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंदर क्या कर सके, फ्रॉड को रिपोर्ट कर सके। एंड बैंक्स को ये प्रॉपर सिस्टम बनाना है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके, ताकि एट द एंड वो उनके साथ विक्टिमाइजेशन ना हो जाए, एक्चुअल जो रिपोर्ट करने का जो बेनिफिट है वो क्या हो, उन्हें मिले। उसके बाद रोल ऑफ ऑडिटर्स इन फ्रॉड। रोल ऑफ ऑडिटर्स में बेसिकली क्या आता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिटर्स मे कम अक्रॉस इंस्टेंसेस वेयर द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट और द डॉक्यूमेंट्स पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट। इन सच अ सिचुएशन ऑडिटर मे इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस टू द मैनेजमेंट एंड इफ नेसेसरी टू द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एसीबी फॉर एप्रोप्रिएट एक्शंस। इसमें बेसिकली क्या है, जब ऑडिटर्स ऑडिट करने आए हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिससे उन्हें इंडिकेशन हो रही है कि शायद इस अकाउंट में फ्रॉड हो सकता है, तो उस चीज को क्या करना है, आपको इमीडिएटली बेसिस के ऊपर टॉप मैनेजमेंट या एसीबी ऑडिट कमेटी एसीबी को आपने क्या करना है, रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इनिशिएटिव फ्रॉम प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। बेसिकली अगर आपने किसी अकाउंट को फ्रॉड बोल दिया तो आपको क्या करनी है, उसकी फुल प्रोविजन बना देनी है। ठीक है, ऐसे केसेस जिसके अंदर बैंक्स क्या नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठी प्रोविजन नहीं बना रहे हैं, तो बैंक्स को 4 क्वार्टर्स के अंदर क्या कर देनी है, प्रोविजन बना देनी है, बट आपको रिपोर्टिंग के अंदर कोई भी डिले नहीं करना है। ठीक है, अगर डिले हो रहा है तो प्रोविजन आपको 1 गो के अंदर बनानी पड़ेगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करनी है। इनके प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग में बेसिकली क्या है, जो अगर आप किसी अकाउंट को फ्रॉड बोल रहे हो तो अगर वो अकाउंट फ्रॉड है तो उसके रिगार्डिंग अपने जो प्रोविजन है वो फुल प्रोविजन इकट्ठी ही बना देनी है। इनके साथ इकट्ठी प्रोविजन नहीं बना रहे तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस पे करते हुए 4 क्वार्टर्स के अंदर उसकी आप प्रोविजन बना सकते हो। इन केस आपकी जो रिपोर्टिंग है वो डिले हो गई है तो जो उसकी प्रोविजन है वो आपको सिंगल गो में ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम जो ये कह रहे हैं कि डिले इन रिपोर्टिंग, तो डिले इन रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। So delay would mean the fraud was not flashed to CFC
RBI or reported to the CRLS platform RBI within a period of 1 week from its classification as a fraud through the RFA route, which has to a maximum timeline of 6 months, or detection declaration as fraud ab initio by the bank as here. तो मतलब कोई ऐसा अकाउंट जिसको फ्रॉड कहा गया, या तो बैंक ने ही कहा दिया ab initio मतलब स्टार्टिंग से ही उसको फ्रॉड कह दिया, या RFA रूट के थ्रू उसको उस अकाउंट को क्या करा गया, एक फ्रॉड अकाउंट क्लासिफाई करा गया, एंड उसकी आपने 1 वीक के अंदर रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो आप उसको क्या माना जाएगा कि क्या हुआ है, रिपोर्टिंग के अंदर डिले हुआ है। तो उस केस में जो प्रोविजन है वो सिंगल गो के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, सो इसके अंदर बेसिकली अर्निंग वार्निंग एंड रिपोर्टिंग में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, जो डिटेक्शन है फ्रॉड की अर्ली होनी चाहिए ताकि लॉस को क्या करा जा सके, कम करा जा सके। ठीक है, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन या कुछ चेक्स प्रोवाइड करेंगे जो आप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल परफॉर्म कर सकते हो। उसमें प्री सैंक्शन आता है। प्री सैंक्शन में क्या है, आप आपके रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप्स फॉर्म होंगे या कोई और ग्रुप्स फॉर्म होंगे, वो क्या करेंगे, मार्केट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने कलेक्ट करेंगे अबाउट द बोरोवर एंड उसके बेसिस पर डिसीजन करेंगे। डिसबर्समेंट के टाइम पे आप सारी कंडीशन को चेक करोगे। ठीक है, एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करोगे कि क्या सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, अकाउंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, उनका स्टॉक एडिक्वेट एटसेट्रा। मार्केट कंडीशंस को भी देखोगे कि क्या वो पर्सन है मार्केट के अंदर अपना वर्क करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्टाफ को एम्पावर कर देना है ताकि इन केस फ्रॉड होता है तो स्टाफ क्या कर सके, आपको फ्रॉड को रिपोर्टिंग कर सके, एंड उसको बेसिकली अगर वो रिपोर्ट कर रहा है तो एट द एंड क्या हो रहा है, फ्रॉड की अर्ली डिटेक्शन हो रही है। बैंक्स को इस चीज के लिए इंश्योर करना है, इस चीज को अपनी विसल ब्लोअर पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना है, एंड जो भी इंप्लॉई है जो रिपोर्ट करेगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है ताकि एट द एंड उसकी विक्टिमाइजेशन ना हो जाए। उसके बाद इनकेस ऑडिटर्स को अगर फ्रॉड के बारे में पता लगता है तो ऑडिटर्स को बेसिकली क्या करना है, उस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है टू द बोर्ड और टू द ऑडिट कमेटी ऑन टाइमली बेसिस। उसके बाद प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करनी है। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग में अगर आप किसी अकाउंट को फ्रॉड बोल रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या है, प्रोविजन है वो फुल प्रोविजन बना देनी, 100% प्रोविजन बना देनी है। इन केस आप इकट्ठी प्रोविजन नहीं बना पा रहे हो तो आप 4 अलग अलग क्वार्टर में भी प्रोविजन बना सकते हो। इन केस अगर आपने फ्रॉड को रिपोर्ट करने में डिले कर दिया तो जो प्रोविजन है वो सिंगल गो के अंदर ही बनाई जाएगी। ठीक है, हाँ, जो फ्रॉड रिपोर्ट करने में डिले हुआ उसका मतलब क्या है कि फ्रॉड था वो जो CFC, RBI या CRLC प्लेटफॉर्म में आपने क्या नहीं करा है, फ्लैश नहीं करा है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम इट्स क्लासिफिकेशन एंड फ्रॉड टू द RFA रूट, और जब फ्रॉड को क्या कहा जाएगा, बैंक के द्वारा ही ab initio इसको फ्रॉड कहा जाएगा। बेसिकली जब अकाउंट फ्रॉड हो गया उसके 1 वीक के अंदर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो आपको क्या कहा जाएगा कि आपने डिले इन रिपोर्टिंग करा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आती है बैंकिंग एज अ सोल लेंडर। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर सपोज एक पर्सन है वो फ्रॉड करता है एंड उसका जो बैंक है वो एक ही है, मतलब उसने एक ही बैंक से क्या ले रखी, सारी क्रेडिट फैसिलिटीज ले रखी हैं, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, सपोज एक अकाउंट है, उस केस के अंदर EWS सिग्नल्स पॉपअप होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स आते हैं, तो उस अकाउंट को एक RFA बताना है नहीं बताना है, उसका डिसीजन कौन लेगा, FMG लेगा। FMG बेसिकली क्या करेगा, 1 महीने के अंदर अंदर जब आपको EWS है उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लेगा कि इस अकाउंट को हमने RFA बताना है नहीं बताना। इन केस उस अकाउंट को RFA कहा जाता है तो FMG क्या करेगा, उस अकाउंट के रिलेटेड नेचर, उसका लेवल ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, रेमेडियल मेजर्स को डिसाइड करेगा विद इन 6 मंथ्स, एंड उसके बाद क्या करा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा का भी यूज कर सकते हैं ताकि RFA के ऊपर व्यू लिया जा सके। ठीक है, जब आपके 6 महीने खत्म हो जाएंगे तो 6 महीने के बाद या तो उस अकाउंट का RFA स्टेटस को लिफ्ट कर दिया जाएगा या उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, फ्रॉड कह दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अ रिपोर्ट ऑन द RFA अकाउंट में बी पुट अप टू द SCBF विद ऑब्जर्वेशन डिसीजन ऑफ द FMG। बेसिकली जो आपका RFA अकाउंट होगा उसके ऊपर जो रिपोर्ट है आप क्या कर सकते हो, अपनी जो स्पेशल कमेटी फॉर फ्रॉड मॉनिटरिंग थी आप क्या कर सकते हो, उसको भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट इज कि जब एक ही बैंक क्या है, सोल लेंडर है। इस केस में जो बैंक है वो क्या है, मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, मतलब एक से ज्यादा बैंक क्या है मिलके क्या करा है, एक क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करा है। ठीक है, तो सपोज अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, जिसने फ्रॉड कर रहा है, जिसकी फ्रॉडलेंट नेचर है, वो मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या कर रहा है, अपनी उसने क्रेडिट फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि एक बैंक के साथ उसने फ्रॉड कर ले और दूसरे बैंक के साथ अभी वो क्रेडिट फैसिलिटीज यूज कर रहा हो। तो उस चीज को रोकने के लिए बैंक्स को क्या करना है, सारे बैंक्स को क्या करनी है, कोऑर्डिनेशन दिखानी है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना है और एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से उस पर्सन के ऊपर क्या लिया जा सके, रेमेडियल क्रिमिनल एक्शन लिया जा सके। रीजन बीइंग, अगर एक पर्सन ने एक बैंक के साथ फ्रॉड करा है, देयर आर हाई चांसेस वो दूसरे बैंक के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। बाकी उसके साथ साथ अगर जो आपकी बैंकिंग अरेंजमेंट है वो इकट्ठा है तो आपने क्या करा है, जो रिस्क है वो इकट्ठा शेयर करा हुआ है, तो उस केस में आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन या एक कॉमन एक्शन लेने की आपको क्या है, जरूरत है। ठीक है, उस केस में
ऐसा बैंक जिसको फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो उसकी क्या जिम्मेवारी होगी, सारे के सारे बैंकिंग पार्टनर्स के साथ उसने क्या करनी है, उस डिटेल को शेयर कर देना है। उसके साथ साथ ये भी हम बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो इंडिविजुअल बैंक है उसने अपने बेसिस के ऊपर भी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। सिर्फ जो सबसे बड़ा बैंक होगा, कंसोर्शियम लीडर जिसको बोलते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस के ऊपर रिलाई नहीं करना है, अपनी भी आपने क्या करनी है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। ठीक है। उसके बाद एज रिगार्ड्स मॉनिटरिंग ऑफ द एस्क्रो अकाउंट, द डिटेल्स मे बी वर्कड आउट बाय द कंसोर्शियम एंड ड्यूली डॉक्यूमेंटेड सो दैट अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड एट द लेटर स्टेज। ठीक है। एस्क्रो अकाउंट के केस में जो भी डिटेल्स है वो लेटर स्टेज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो बाय द डिटेल्स क्या कर सकते हो, कंसोर्शियम के बेसिस के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो एंड उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लो ताकि अकाउंटेबिलिटी क्या करी जा सके, उस केस के अंदर फिक्स करी जा सके। ठीक है। उसके बाद इन केस अगर एक बैंक को ईडब्ल्यूएस के थ्रू, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के थ्रू कुछ मेजर कंसर्न्स पता लगते हैं, फ्रॉड पता लगता है, तो सेम डिटेल आपने क्या करनी है, अदर जो लैंडर्स हैं, जो आपके बैंकिंग पार्टनर्स है, उसको क्या कर देनी है, आपने शेयर कर देनी है। ठीक है। The initial decision to classify any standard NP account as RFA or fraud will be at the individual bank level, and it would be the responsibility of this bank to report the RFA or fraud status account to the CRLC platform so that other banks are alerted. Therefore, within 15 days, the bank has red flagged and account detected the fraud, would ask the consortium leader or the largest lender under multiple banking agreement to convene a meeting of the JLF to discuss the issue. Basically, एक अकाउंट है, उसके अंदर आपको फ्रॉड पता लगता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे एनबी, उसको आरएफए अकाउंट बताना है या फ्रॉड अकाउंट बताना है वो इंडिविजुअल बैंक की मर्जी है। ठीक है। जब वो उस चीज को रिपोर्ट बता देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंडिविजुअल बैंक की, वो क्या करे, उस चीज को रिपोर्ट करे अंडर द सीआरएलसी प्लेटफॉर्म। रिपोर्टिंग करने से बेसिकली होगा, सारे बैंक को उस चीज की अलर्ट मिल जाएगी कि सपोज 3 बैंक्स इन्वॉल्व थे, एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड पीएनबी। ठीक है। सपोज एसबीआई ने क्या करा, एक अकाउंट को आरएफए बना दिया, उसने आपको क्या करना, सीआरएलसी के अंदर रिपोर्ट कर दिया। उससे क्या होगा, आईसीआई एंड पीएनबी बैंक भी क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि अच्छा ये बंदा है, ये तीनों बैंक से सर्विस ले रहा है, बट एसबीआई ने इसको क्या करा है, रेड फ्लैग अकाउंट की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। तो उस केस में भी आपने क्या करनी है, प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। उसके लिए क्या करना है, जिस बैंक ने 15 डेज, जिस बैंक ने क्या करा है, आरएफए अकाउंट या फ्रॉड उसको कैटेगराइज करा है, उसने 15 डेज के अंदर अंदर जो भी कंसोर्शियम लीडर होगा, जिसको जो भी लार्जेस्ट लैंडर होगा, उसको आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है कि भाई एक मीटिंग बुलाओ, मीटिंग के अंदर आप क्या करो, इस चीज को सब कुछ को डिस्कस कर दो। ठीक है। जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के 15 दिन के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए, मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेजोरिटी रूल ऑफ एग्रीमेंट अमंग्स बैंक विद एटलीस्ट 60% share in the total lending, the account would be red flagged by all the banks and subjected to a forensic audit commissioned or initiated under the consortium leader or the largest lender under the multiple banking agreement. इसमें बेसिकली कि इसके अंदर क्या लगता है, मेजोरिटी रूल लगता है। मेजोरिटी रूल में बेसिकली अगर मोर देन 60% जो आपके बैंकिंग पार्टनर्स है मल्टीपल बैंकिंग में, अगर उन्होंने कह दिया कि अकाउंट रेड फ्लैग है, तो सारे बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट को एज रेड फ्लैग बताना पड़ेगा एंड उस अकाउंट का क्या होगा, फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। फोरेंसिक ऑडिट कौन करवाएगा, कौन, लार्जेस्ट बैंक जो होगा वो फोरेंसिक ऑडिट अकाउंट का करवाएगा। ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक ऑडिट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द जेएलएफ मीटिंग ऑथराइजिंग द ऑडिट। विद इन 15 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फोरेंसिक ऑडिट, द जेएलएफ विल reconvene and decide the status of the account either by consensus or the majority rule. Beside, within 15 days of the RBI reporting, the bank commissioning initiating the forensic audit will lodge a complaint with the CBI on behalf of all banks under the consortium NBA. इसमें बेसिकली जिस दिन आपकी जेएलएफ मीटिंग हुई है, जेएलएफ मीटिंग होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपका फोरेंसिक ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन आपका फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आने के 15 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा कि अकाउंट को हमने फ्रॉड बताना है, उसका आरएफए स्टेटस हटाना है या क्या करना है। जो ये चीजें आप थ्रू द कंसेंसस, मतलब थ्रू द वोटिंग या थ्रू द मेजॉरिटी रूल भी क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब आपने आरबीआई को रिपोर्टिंग कर दी है, रिपोर्ट करने के 15 दिन के अंदर अंदर जो बैंक फोरेंसिक ऑडिट करवा रहा है उसको इसकी कंप्लेंट आपको सीबीआई को भी फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है। उसके बाद इट मे बी नोटेड दैट द ओवरऑल टाइम अलाउड फॉर द एंटायर एक्सेस टू बी कंप्लीटेड इन 6 months फ्रॉम द डेट व्हेन द फर्स्ट मेंबर बैंक रिपोर्टेड द अकाउंट ऑफ आरएफए और फ्रॉड ऑन द सीआरएलसी प्लेटफॉर्म। ठीक है। हमने पहली कंडीशन ये पढ़ी थी जब हम ऊपर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी अकाउंट को आरएफए हमने बताया है तो उसकी जो रिपोर्ट, उसकी जो सारी डिटेल्स है वो 6 महीने, सारी की सारी प्रोसीडिंग 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। सेम चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि जो भी हमने प्रोसीजर बताया है, चाहे वो मीटिंग का हो, फोरेंसिक ऑडिट का हो, रिपोर्टिंग का हो, सीबीआई को करने का हो, सब चीजें आपको क्या करना है, 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देनी है, रिपोर्ट कर 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर देनी है। ठीक है। सो एक बार जल्दी से देखते हैं लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स में क्या है कि अगर पर्सन का अकाउंट रेड फ्लैग है, उसको फ्रॉड बताया जाता है, तो सारे बैंक्स को क्या करना है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना है, कॉमनली एक एग्रीगेट स्ट्रेटजी बनानी है।
ठीक है। उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, जिस बैंक के द्वारा फ्रॉड को डिटेक्ट करा गया है उसने सारी की सारी डिटेल्स क्या करनी है, बाकी बैंक्स को शेयर कर देनी है। उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है, सिर्फ कंसोर्शियम लीडर की ड्यू डिलिजेंस के ऊपर अपना सिर्फ उसके ऊपर रिलाय आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक अकाउंट को आरएफए या फ्रॉड की कैटेगरी में डालना है नहीं डालना है वो किसकी होगी, इंडिविजुअल बैंक की जिम्मेवारी होगी और मर्जी होगी, बेसिकली उसका इनिशियल डिसीजन होगा। बट अगर उसने उस अकाउंट को आरएफए फ्रॉड कैटेगरी अंदर डाल दिया तो जिस दिन उसने डाला है उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करनी है, आपने मीटिंग बुलानी है। मीटिंग के अंदर आपने क्या करना है, इस अकाउंट के स्टेटस के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, ठीक है। इन केस मेजोरिटी रूल के थ्रू 60% शेयर वाले बैंक्स क्या करते हैं, उसको रेड फ्लैग बना देते हैं, तो अकाउंट विल बी रेड फ्लैग बाय द ऑल द बैंक्स एंड उस अकाउंट के ऊपर क्या करी जाएगी, फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा, ठीक है। जब आपकी मीटिंग हुई है, मीटिंग होने के 3 महीने के अंदर अंदर क्या आपको फोरेंसिक ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन आपका फोरेंसिक ऑडिट खत्म होगा, फोरेंसिक ऑडिट खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर इस अकाउंट के ऊपर डिसीजन ले लिया जाएगा, किस अकाउंट को फ्रॉड बताना है, इसका स्टेटस हटा देना है, आरएफए से नॉर्मल स्टेटस पे कर देना है। उसके बाद जिस दिन आपने आरबीआई को रिपोर्ट करी थी, आरबीआई रिपोर्ट करने के 15 दिन के अंदर अंदर वो बैंक जिसने फोरेंसिक ऑडिट करवाया था उसने सीबीआई को भी क्या करनी है, इस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद इस सब चीजों को करने के लिए आपको जो ओवरऑल टाइम मिलता है वो 6 महीने का टाइम मिलता है, मतलब ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देनी है। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, स्टाफ को अकाउंटेबल ठहराना है। उसके लिए बैंक ने क्या करनी है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज को इनिशिएट करना है एंड कंप्लीट करना है विद इन 6 मंथ, ताकि जो जिस स्टाफ के द्वारा फ्रॉड किया गया उसके ऊपर क्या लिए जा सके, रेमेडियल एक्शन लिए जा सके, क्रिमिनल एक्शंस परफॉर्म करे जा सके, ठीक है। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, सारे केसेस को 2 हिस्सों में बांटना है, विजिलेंस केसेस एंड नॉन विजिलेंस केसेस। तो विजिलेंस केसेस आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकते हो। जो नॉन इन्वेस्टिगेशन केसेस है वो भी आपको क्या करने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर डील करने हैं। In cases involving very senior executive of the bank, the board, ACB, SBF may initiate the proceeding of the fixing accountability. ठीक है। Staff accountability should not be held upon account on the case being filed with the law enforcement agency. Both the criminal and domestic inquiry should be conducted simultaneously. ठीक है। इसमें बेसिकली क्या, सबसे पहले तो जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जो एक्सरसाइज है वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी है, कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट करनी क्यों है, ताकि आप क्या कर सको, उसके रेमेडियल एक्शन ले सको एंड जो स्टाफ अकाउंटेबल आपने ठहराया उसकी क्या करनी है, आपने आरबीआई को क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इंटीमेशन प्रोवाइड करनी है। सारे के सारे केसेस को आप क्या कर सकते हो, विजिलेंस एंड नॉन विजिलेंस केसेस के अंदर डिवाइड कर दो। जो विजिलेंस केसेस आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उन्हें इन्वेस्टिंग अथॉरिटीज के पास भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन विजिलेंस केसेस भी आपने क्या करना है, 6 महीने के अंदर डील करने हैं। उसके बाद ऐसे केसेस जिनके अंदर वेरी सीनियर ऑफिशियल इन्वॉल्व है उसकी भी आपने क्या करनी है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, ठीक है। उसके लिए क्या है, बैंक क्या कर सकते हैं, अपने बोर्ड ऑडिट कमेटी या जो स्पेशल कमेटी बनाई है फॉर द फ्रॉड उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज आपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेजा हुआ है केस, वो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब उसका सारा ये लेके ये ना हो कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वो अलाउड नहीं है। एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी, आपने और अपने बैंक के अंदर भी आपने क्या करनी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाते रहना है, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग कंप्लेंट्स विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसमें बेसिकली क्या है कि जब आपका फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड होने के साथ साथ आपने क्या करनी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास भी आपने क्या करनी है, उस चीज की कंप्लेंट फाइल कर देनी है। इस कंप्लेंट के अंदर कोई डिले नहीं होना चाहिए। इसके लिए बैंक्स क्या करेंगे, अपने एक नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे जो कंप्लेंट्स फाइल करेंगे बाय टू द सीबीआई, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे एंड रिड्रेसल ऑफ द इन्फॉर्मेटिव इन द कंप्लेंट्स को डील करेंगे। उसके बाद द कंप्लेंट्स लॉज्ड बाय द बैंक शुड बी ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली एंड इन्यूमरेबल एंड बी वेटेड बाय लीगल ऑफिसर। इसमें बेसिकली क्या, जब आपका फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के कुछ टाइम के अंदर अंदर इमीडिएटली बेसिस आपने क्या करनी है, उसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके लिए बैंक को क्या करना है, एक नोडल ऑफिसर या नोडल पॉइंट ऑफिसर या नोडल ऑफिसर या नोवल पॉइंट आपने अपॉइंट करना है, ताकि सीबीआई को टाइमली बेसिस के ऊपर क्या करी जा सके, उस चीज की रिपोर्टिंग करी जा सके एंड इन केस उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन है वो क्या करी जा सके, फैसिलिटेट करवाई जा सके, ठीक है। जो भी आप रिपोर्ट करोगे, वो जो भी रिपोर्ट फाइल करोगे, कंप्लेंट फाइल करोगे, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली फॉर्मेट में होनी चाहिए एंड वेटेड बाय लीगल ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस रिपोर्टिंग के अंदर कोई भी किसी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब बैंक्स हैं वो सीबीआई या पुलिस के पास केस फाइल कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एटसेट्रा by borrower, such grounds automatically considered the basis of classifying an account of fraud and bank may invariably classify such accounts as fraud and report the same to the RBI। बेसिकली जब अपने लीगल एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ केस फाइल करा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, फंड चीटिंग एटसेट्रा, किसी भी ग्राउंड पे फाइल करा, तो हम बेसिकली इन ग्राउंड्स को क्या बोलेंगे कि एक्चुअल क्या हुआ है, फ्रॉड हो ही गया है। आप उसको क्या कर सकते हो, फ्रॉड क्लासिफाई कर सकते हो एंड सेम चीज की क्या कर सकते हो, आप आरबीआई को रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो फाइलिंग कंप्लेंट फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बेसिकली क्या है, डिले नहीं करना है।
जैसे ही फ्रॉड हुआ इमीडिएटली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए आपने क्या करना है, एक नोडल पॉइंट है, नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है, जो क्या करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा एंड कम्युनिकेशन करेगा विद द सीबीआई। जो आप ये कंप्लेंट फाइल करोगे उसको प्रॉपर्ली आपने ड्राफ्ट कराना है एंड वेट कराना है बाय द लीगल ऑफिसर। उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स फाइल करी जाएंगी एसबीआई और पुलिस के साथ, वो ग्राउंड्स बन जाएंगे फॉर द फ्रॉड एंड अकाउंट्स को आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड अकाउंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उनको क्लासिफाई कर सकते हो एंड सेम को क्या कर सकते हो, आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पीनल एक्शंस, पीनल मेजर्स फॉर फ्रॉडलेंट बोरोवर्स। मतलब अगर एक बोरोवर है वो फ्रॉड करता है, उसके ऊपर क्या क्या पीनल एक्शंस लिए जाएंगे। जो पीनल एक्शंस आपने विलफुल डिफॉल्टर्स के केस में देखे थे, सेम पीनल एक्शन क्या कर जाएंगे, फ्रॉडलेंट बोरोवर्स के ऊपर लिए जाएंगे। फ्रॉडलेंट बोरोवर्स में कौन कौन आता है, प्रमोटर, डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी भी आ जाते हैं, जिन्होंने क्या करा है, बैंक से फंड रेज करे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे बोरोवर जिन्होंने डिफॉल्ट करा है एंड फ्रॉड करा है बेसिकली, उनको क्या करा जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। डिबार मतलब कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कब से आपने देखना है, जिस दिन हम क्या कर देंगे, पूरी की पूरी अमाउंट की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। आफ्टर 5 ईयर्स उनको लोन देना है नहीं लेन देना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की खुद की मर्जी के ऊपर बेस होगा। ठीक है, उसके बाद जो पीनल एक्शंस हैं वो नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर भी लग सकते हैं, ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ केसेस बेस्ड ऑन द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली जो होल्ड टाइम डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर तो पीनल एक्शंस लगेंगे। नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर पीनल एक्शंस तब अप्लाई होंगे जब प्रूफ होगा कि बेसिकली ये लोग भी क्या थे, उसके अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद जो केस है, जो आरएफए या फ्रॉड अकाउंट्स है, उस केस के अंदर किसी भी तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग या ग्रांट आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। उसके बाद उसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट नहीं दी जाएगी अनलेस आपने क्या करा है, जो कंडीशंस है उनको आपने कंप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू द अबव बोरोवर फ्रॉडर्स, थर्ड पार्टीज, मतलब अगर फ्रॉड हुआ है, सपोज बोरोवर के ऊपर तो क्रिमिनल एक्शन लेना ही लेना है, बट उनके साथ सपोज कोई थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक पर्सन था, ठीक है, ए, उसने लोन लिया, लोन लेने के लिए उसने क्या करी, प्रॉपर्टी गिरवी रखी। ठीक है, प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए उसने क्या करा, वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई फ्रॉम द आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट उसके साथ मिला हुआ था फ्रॉड करने के लिए, क्या करा, आर्किटेक्ट ने जो बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ की थी उसको 10 करोड़ दिखा दिया। ठीक है, तो उस केस में जो आर्किटेक्ट है वो क्या हुआ, थर्ड पार्टी। तो इनके से अगर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है तो थर्ड पार्टी को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा एंड उनके ऊपर भी क्या लिए जाएंगे, लीगल एक्शन लिए जाएंगे। तो उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, सारे के सारे से थर्ड पार्टीज की जो लिस्ट है वो आईबीआई को दे देनी है। आईबीआई इसकी क्या करेगा, एक प्रॉपर रिपोर्ट, एक डिटेल लिस्ट बनाएगा एंड अपने सारे ब्रांचेस को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा आफ्टर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड। बेसिकली जो थर्ड पार्टी उठाएगी, जैसे आर्किटेक्ट एग्जांपल में उठाया गया, उसको बुलाएंगे, भाई तूने ये चीज गलत करी थी, क्यों करी थी, उसको उसके सारी बातें बोलते सुनी। अगर वो एक्चुअली गलत, उसके फ्रॉड, वो भी बंदा फ्रॉडेंट निकलता है तो उससे उसका नाम भी उस लिस्ट के अंदर एंटर कर दिया जाएगा एंड सारे के सारे बैंक्स में दे दिया जाएगा। ये बेसिकली लिस्ट दी क्यों जाती है, क्योंकि कुछ सर्विसेज होती हैं जो बैंक क्या करता है, थर्ड पार्टी से करवाता है, तो उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगी कि भाई ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, इन्होंने पहले भी फ्रॉड करे हैं। तो जब आप इनको नेक्स्ट काम दे रहे हो तो आप ये चीज ध्यान में रख लेना कि इन्होंने पिछले काम में क्या कर रखे हैं, फ्रॉड कर रखे हैं। तो उनकी क्या कर दी जाएगी, क्वेश्चन लिस्ट बना के सारी की सारी ब्रांचेस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, सारी की सारी ब्रांचेस को सर्कुलेट कर दी जाएगी। ठीक है, सो पिनल एक्शंस में बेसिकली क्या है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स पे लगते हैं सेम फ्रॉडेंट बोलर्स के ऊपर लगेंगे, होल्ड टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर तो लगने लगने, प्रमोटर्स के ऊपर भी लगने ही लगने हैं। नॉन होल्ड टाइम के ऊपर तब लगेंगे अगर प्रूव हो जाता है कि वो भी क्या थे, इन्वॉल्व थे। ऐसे बोरोवर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, कि वो किसी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद उनको लोन देना है नहीं देना है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस होगा। ठीक है, उसके बाद इन अकाउंट्स के रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज या अदर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी नहीं करी जाएगी अनलेस द कंडीशन स्टिपुलेट एंड द क्रिमिनल एक्शन कंप्लेंट विल बी कंटिन्यूड। कि आपने कंडीशन, अगर आप या तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आपकी खत्म हो जाए या जो कंडीशंस थी वो आपने उनको पूरा कर दिया तो आपको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हो, अगर नहीं करा तो आपको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी नहीं करी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टीज को भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए आपने बैंक्स को क्या करना है, थर्ड पार्टीज की लिस्ट अपने आईबीआई को बता देनी है, आईबीआई क्या करेगा, उनके क्वेश्चन लिस्ट बनाएगा एंड सारे के सारे बैंक्स के अंदर उनको सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल ऑडिट ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लार्ज वैल्यू ऑफ लोन। सो बेसिकली ऐसे लोन जो लार्ज वैल्यू लोन है, लार्ज वैल्यू लोन मतलब ऐसे लोन्स जिनका क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, पीरियोडिकली लीगल ऑडिट कराना है एंड उनकी जो टाइटल डील्स है उनकी रिवेरिफिकेशन करानी है विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज एज पार्ट ऑफ द रेगुलर ऑडिट एक्सरसाइज टिल द लोन स्टैंड फुल्ली पेड। उसके बाद रिव्यू नोट शुड बी सबमिटेड टू द देयर बोर्ड ऑडिट कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लीगल ऑडिट विच शुड कवर एस्पेक्ट्स इंटर एलिया लाइक नंबर ऑफ अकाउंट्स due to legal audit for the quarter, how many accounts cover, list of deficiencies, steps taken to rectify deficiencies, etc. Basically
जो आपके लार्ज वैल्यू लोन्स होंगे उसके अगेंस्ट में हमने क्या करी होगी, प्रॉपर्टीज ली होंगी, तो आपने उन प्रॉपर्टीज का बेसिकली ऑडिट करवाना है कि क्या जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है क्या उस एक्चुअली बोरोवर के नाम पे है, फर्स्ट। सेकंड, अगर बोरोवर के नाम पे हैं तो क्या जितनी उसकी वैल्यू बताई गई है क्या उसकी उतनी वैल्यू है या नहीं है। उसके साथ साथ अब बैंक्स ने क्या करना है, एक रिव्यू नोट बनाना है, रिव्यू नोट बना के अपनी बोर्ड या ऑडिट कमेटी को सबमिट कराना है, जिसके अंदर आप ये बताओगे कि लीगल ऑडिट जो हमने कराए उनकी डिटेल्स के बारे में आपने उनके अंदर बताना है। डिटेल्स क्या क्या आप कवर कर सकते हो कि कौन कौन से लोन थे जिसके अगेंस्ट हमने लीगल ऑडिट करवाया है, ठीक है, कितने अगेंस्ट के करवाना जरूरी था, कितना हमने करवाया है, क्या क्या डेफिशिएंसीज आई हैं, डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए क्या क्या रेमेडियल एक्शंस लिए गए हैं, एटसेट्रा। आप उन चीज की क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लीगल ऑडिट ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लार्ज वैल्यू लोन अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ डाउटफुल स्टैंडर्ड फ्रॉडुलेंट ओरिजिन टू सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। बेसिकली ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स जो डाउटफुल है, स्टैंडर्ड है या फ्रॉडुलेंट, आप क्या कर सकते हो, उसको सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज या रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच सकते हो। सो बैंक शुड एंश्योर दैट व्हाइल पैकिंग एंड सेलिंग परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट it is properly ascertained that the pool of asset being sold does not contain any loan originated fraudulently or has been classified as fraud on the state of sale। तो इस केस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप अपनी एसेट्स बेच रहे हो टू द रिकंस्ट्रक्टिंग एजेंसी या सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, उस केस के अंदर आपने ये इंश्योर कराना है कि ऐसे अकाउंट जिनको फ्रॉड कहा दिया गया है या फ्रॉड क्लासिफाई कर दिया गया है उसको आपने क्या करना है, उनको सेल नहीं करना है, उसको आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मतलब ऐसे सिग्नल जो बैंक को क्या कर देंगे, अलर्ट कर देंगे कि इन लोन अकाउंट्स के बीच में क्या है, कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं एंड देयर आर चांसेस कि अकाउंट एट देन क्या हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट हो सकते हैं। तो उस इन ईडब्ल्यूएस को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम पूरे एक जो आज हमने डिस्कस करा है हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या देखा था, अर्ली डिटेक्शन, हमने सबसे पहले इसके अंदर कवर करा था अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। अर्ली डिटेक्शन किस तरीके से होगी, उसके लिए हमने क्या करना है, लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर हमने कुछ चेक्स को परफॉर्म करना है। लाइफ साइकिल क्या क्या हो सकती है, प्री सैंक्शन पे, डिसबर्समेंट पे एंड पोस्ट सेक्शन, एंड उसका क्या करना है, पोस्ट डिसबर्समेंट वाले पीरियड में एनुअल रिव्यू करना है। उसके बाद अपने स्टाफ को एम्पावर करना है, ऑडिटर्स का हमने रोल देखा एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग का हमने क्या देखा, इंसेंटिव देखा, ठीक है। उसके बाद सोल लेंडर के केस के अंदर अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आते हैं तो उस केस के अंदर किस तरीके से डील करे जाएगा हमने वो देखा। कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स के अंदर अगर किसी अकाउंट को आरएफए या फ्रॉड कह दिया जाता है तो उसको किस तरीके से डील करा जाएगा, हमने उस चीज को देखा। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से फिक्स करी जाएगी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो कंप्लेंट्स है वो किस तरीके से फाइल करी जाएंगी, हमने उस चीज को देखा। उसके बाद जो फ्रॉड एंड बोरोवर्स है उनके अगेंस्ट पिनल मेजर्स किस किस तरीके से लिए जाएंगे, हमने उस चीज को डिस्कस करा, ठीक है। उसके बाद लार्ज वैल्यू लोन्स के केस के अंदर जो उनकी टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके लीगल ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म होंगे, हमने उस चीज को देखा। उसके बाद अपनी जो जब आप अपनी एसेट्स बेच रहे हो टू द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हमने वो देखा कि हमने ये इंश्योर कराना है कि उसके अंदर किसी भी तरीके के लोन अकाउंट जिनको फ्रॉड कह दिया गया है वो कंटेन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम कुछ अब डिस्कस कर ले अर्निंग वार्निंग सिग्नल्स। हमारे पास बेसिकली 42 सिग्नल्स की लिस्ट है कि अगर ये 42 सिग्नल्स आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट के अंदर क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। उसमें सबसे पहला क्या है, डिफॉल्ट इन अनडिस्प्यूटेड पेमेंट टू द स्टैट्यूटरी बॉडी एट डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिपोर्ट और बाउंसिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ चेक्स। या तो चेक्स, हाई वैल्यू चेक्स का बाउंस हो जाना, या आपने जो स्टैट्यूटरी बॉडीज को पेमेंट करनी थी, लाइक आपने सपोज टैक्स पे करना था, आपने वो चीज पे नहीं करी है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट दिया था, प्रोजेक्ट के स्कोप में बार बार क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। उसके बाद जो आपके फॉरेन बिल्स थे वो आउटस्टैंडिंग है काफी ज्यादा पीरियड तक एंड देयर आर हाई चांसेस कि वो पीरियड जो बिल्स है वो अभी भी क्या रहने वाले हैं, ओवर ड्यू ही रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपके ड्यूज आउटस्टैंडिंग थे उसकी पेमेंट के अंदर क्या हुआ है, डिले हुआ है। उसके बाद आप बार बार क्या कर रहे हो, बैंक गारंटीज या लेटर ऑफ क्रेडिट की इन्वोकेशन करवा रहे हो। इससे बेसिकली क्या पता लगता है, जब बैंक गारंटी इन्वोकेट होती है कि जो बोरोवर है उसने पैसा नहीं दिया, बोरोवर के बिहाफ पे बैंक को पैसा पे करना पड़ गया। तो जब बोरोवर खुद पैसा नहीं दे रहा, देर हाई चांसेस उसके पास पैसा ना हो, वो उसने पैसा मैनिपुलेट करा हो या क्या कर रहा हो, वो फ्रॉड कर रहा हो। उसके बाद अंडर इंश्योर्ड और ओवर इंश्योर्ड इन्वेंट्री, अगर उसने अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली इंश्योर नहीं कराया है तो भी फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके इनवॉइसेस के ऊपर टैन या अदर डिटेल्स मेंशन नहीं है, देयर हाई चांसेस वो बंदा क्या करना चाह रहा हो, फ्रॉड करना चाह रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो उसने कोलेटरल सर्टिफिकेट, कोलेटरल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करी है, उनके टाइटल के अंदर क्या है, डिस्प्यूट है। मतलब जो उसने कोलेटरल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करी है, हम ये नहीं बता पक्के तरह से ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये सारी की सारी सिक्योरिटीज इसी बंदे की ही है। उसके बाद
फंड्स कमिंग फ्रॉम अदर बैंक टू लिक्विडेट द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट अनलेस इन नॉर्मल कोर्स। बेसिकली एक पर्सन क्या कर रहा है, सपोज उसने एसबीआई से लोन ले रखा था, ठीक है, एसबीआई का लोन चुकाने के लिए वो क्या कर रहा है, एचडीएफसी से लोन लेके एसबीआई का लोन दे रहा है, ठीक है। तो देयर आर हाई चांसेस कि उस बंदे के पास एक्चुअली पैसा नहीं है, कि वो लोन से लोन का पैसा पे कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मर्चेंटिंग ट्रेड हो रहा है। मर्चेंटिंग ट्रेड में क्या है, इंपोर्ट लैग नॉट रिवील टू द बैंक। मर्चेंटिंग ट्रेड हुआ था, मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है कि एक ही पर्सन से आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट, उसको ही क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट। तो आपने एक्सपोर्ट कर लिया, उसके बेनिफिट्स ले लिए, बट आपने इंपोर्ट के बारे में बैंक को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो आप क्या करना चाह रहे हो, शायद फ्रॉड करना चाह रहे हो। उसके बाद रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द बोरोवर टू पोस्टपोन द इंस्पेक्शन ऑफ द गोडाउन फॉर फ्लिमजी रीजंस। बेसिकली सपोज स्टॉक ऑडिट हो रहा था, स्टॉक ऑडिट में हमने क्या करना होता है, उसके स्टॉक की वेरिफिकेशन करनी है, गोडाउन के अंदर जो स्टॉक पड़ा है, हम ऑडिटर उसके पास जा रहा है, वो ऑडिटर को बोल रहा है कि भाई बाद में आना, इस चीज को पोस्टपोन कर दो। सो देयर आर हाई चांसेस वो पोस्टपोन क्यों करा रहा है, कि हो सकता है उसके पास एक्चुअल स्टॉक ही ना हो, उसने फ्रॉड करा हो एटसेट्रा, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है। उसके बाद फंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय सैंक्शनिंग एडिशनल फैसिलिटीज, मतलब इंटरेस्ट का पैसा भरने के लिए आप क्या कर रहे हो, एडिशनल लोन्स ले रहे हो। उसके बाद एक्सक्लूसिवली कोलैटरल चार्ज टू अ नंबर ऑफ लैंडर्स विदाउट एनओसी ऑफ एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर्स। बेसिकली आपने आपके पास एक कोलेटरल था, आपने एक बैंक को दिया, जब आप सेम कोलेटरल दूसरे बैंक को देते हो तो हमने ये पढ़ा था, आपने क्या लेना होता है, एनओसी लेना होता है फ्रॉम द अदर बैंक। तो आपने क्या करा, विदाउट ऑब्टेनिंग द एनओसी आपने क्या करा, उस सिक्योरिटी को दूसरे बैंक को क्या दे दिया, कोलेटरल दे दिया। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वाइटल डॉक्यूमेंट्स लाइक मास्टर एग्रीमेंट, इंश्योरेंस कवरेज एक्सेट्रा, उनको आपने क्या कर रखा, कंसील करके रखा, आपने उसको बताया ही नहीं। तो उस केस में भी देयर आर हाई चांसेस आप क्या करना चाह रहे हो, फ्रॉड करना चाह रहे हो। उसके बाद फ्लोटिंग फ्रंट एसोसिएटेड कंपनी बाय इन्वेस्टिंग बोरोइंग मनी, ठीक है। बेसिकली आपने बोरोड मनी लेके क्या करा, फ्रंट या एसोसिएट कंपनी के अंदर पैसा डाल दिया, तो वो भी हो सकता है आप फ्रॉड करना चाह रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो, अपने फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट के अंदर कुछ इश्यूज हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने इंश्योरेंस वाली चीज पढ़ी थी, वो भी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्टॉक ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है कि उस पर रिपोर्ट करे। तो देयर हाई चांसेस कि उसने बताया हो कि भाई इस बंदे के अगेंस्ट इसने जो स्टॉक रखा है, या तो स्टॉक एडिक्वेट नहीं था, स्टॉक प्रेजेंट नहीं था, या स्टॉक जो था वो प्रॉपर्ली इंश्योर्ड नहीं था। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी क्या आ सकते हैं, इरेगुलरिटीज हाईलाइट करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज अपीयरिंग इन आरओसी सर्च रिपोर्ट नॉट रिपोर्टेड बाय बोरोवर इन एनुअल रिपोर्ट। तो आरओसी बेसिकली क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उनकी एक वेबसाइट है एमसीए के ऊपर एक कॉलम होता है, या आप कह सकते हो पेज होता है नोन एज मास्टर डाटा। मास्टर डाटा के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ चार्जेस देख सकते हो, ठीक है। इंडेक्स ऑफ चार्जेस बेसिकली क्या होता है, वो ये बताते हैं कि जो बोरोवर्स है उसके ऊपर किस किस बैंक ने कितना कितना चार्ज इनिशिएट कर रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, आपको सारे के सारे लोन्स के बारे में पता लग गया। तो आपने क्या करा, बैंक ने उन लोन्स को चेक करा, एंड जो बोरोवर अपनी एनुअल रिपोर्ट देता है उसके अंदर जो बोरिंग्स रिपोर्ट करी गई है उसको चेक करा। दोनों में अगर क्या है, मिसमैच हो, तो देयर आर हाई चांसेस क्या हो, फ्रॉड हो। रीजन बीइंग, बंदा क्या कर रहा है, अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर अपनी प्रॉपर बोरिंग्स के बारे में नहीं बता रहा। अब जब वो अपनी प्रॉपर बोरिंग्स के बारे में नहीं बताएगा, तो क्या जो उसके यूजर्स होंगे ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी। तो हो सकता है कि वो क्लियर पिक्चर ना देना चाहता हो, क्योंकि उसने क्या करना हो, कोई फ्रॉड करना हो, या उसने कोई फ्रॉड किया हो। उसके बाद आप जनरल पर्पसेस लोन के लिए बार बार लोन ले रहे हो, आप अडोक सैंक्शंस करा रहे हो बार बार, ठीक है। अडोक सैंक्शंस क्या हो, बेसिकली वही होता है कि जितनी आपको एक एडिशनल लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है, कि नॉर्मली सपोज आपकी लिमिट 10 करोड़ है, एंड 2 करोड़ आपको डॉक बेसिस पे दी जाएगी, कि आपको जब जरूरत आप 2 करोड़ ले सकते हो। तो जब आप 2 करोड़ की लिमिट बार बार ले रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास पैसे की कमी आ रही है, तभी आपको क्या करना पड़ा है, डॉक सैंक्शन लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नोट रूटिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स टू कंसोर्शियम वन मेंबर बैंक लैंडर्स टू द कंपनी, कि जो अपनी सेल प्रोसीड्स है वो किसी और बैंक से थ्रू रूट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एलसीज इशूड फॉर लोकल ट्रेड रिलेटेड बाय ट्रांजैक्शन विदाउट अंडरलाइंग ट्रेड ट्रांजैक्शन, कि ट्रेड ट्रांजैक्शन आपकी नहीं है, बट उसके अगेंस्ट आपने एलसीज इशू करवा ली, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फ्रॉड कर रहे हो। उसके बाद अनरिलेटेड पार्टीज को आप क्या कर रहे हो, हाई वैल्यू आरटीजीएस पेमेंट्स कर रहे हो, आप अपने लोन अकाउंट्स में से क्या कर रहे हो, हैवी विड्रॉल्स कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके से क्या मांगेगे, ओरिजिनल बिल्स मांगेगे, जिसके अगेंस्ट आपने या तो पेमेंट करनी है, आरटीजीएस करवाना है, बट आपने क्या करा, उन बिल्स को प्रेजेंट ही नहीं करा। तो देयर आर लिटरली हाई चांसेस कि आप क्या कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो। उसके बाद सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इन्वेंट्री डिसअप्रोप्रिएशन इन डिफरिंग चेंज इन द टर्नओवर, कि जितनी आपकी टर्नओवर चेंज हो रही है उसके प्रोपोर्शन में आपकी इन्वेंट्री चेंज होनी चाहिए, बट इन्वेंट्री के अंदर मूवमेंट अलग आ रही है, टर्नओवर के अंदर अलग आ रही है। देयर आर हाई चांसेस की क्या है, कुछ फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की जा रही है। उसके बाद सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन रिसीवेबल डिसअप्रोप्रिएशन डिफरिंग चेंज इन टर्नओवर और इंक्रीज इन द एजिंग ऑफ द रिसीवेबल। बेसिकली
सेम जैसे स्टॉक के अंदर जो इन्वेंट्री मूवमेंट आ रही थी, सेम अगर आपकी सपोज रिसीवेबल के अंदर मूवमेंट आ रही है जो टर्नओवर से के मैच नहीं कर रही है, उस केस में भी देर हाई चांसेस कि उसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के लिए हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसकी सेल है वो 100 करोड़ से इंक्रीज हुई है, ठीक है, बट उसके जो डाटा था वो सिर्फ 10 करोड़ से इंक्रीज हुए, तो ये तो हो नहीं सकता कि उसने 90 करोड़ सेल हो वो कैश में करी हो। देयर आर हाई चांसेस हो सकते हैं, बट नॉर्मल जनरल सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में बेसिकली क्या हो सकता है, देयर आर चांसेस कि पर्सन ने क्या करा है, जो अपनी टर्नओवर है उसको हाईली इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ है, तो देयर आर चांसेस ऑफ द फ्रॉड। तो उस केसेस को हम क्या करेंगे, हम स्पेशल अटेंशन उसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अदर करंट एसेट्स में कोई चेंज आ रहा है एंड टर्नओवर के चेंज से वो क्या है, डिसअप्रोप्रिएशन है, उसकी जो रेशो है वो मैच नहीं कर रही है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं एज परसेंट ऑफ टर्नओवर की। सपोज आपकी जो पहले वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स थी वो आपकी सेल का सपोज 10% थी, वो इमीडिएटली क्या हो गई है, 50% हो गई है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपने क्या करा है, पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन करी है। उसके बाद ठीक है, आपके फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इंक्रीज आता है विदाउट इंक्रीजिंग इन द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसमें बेसिकली क्या कि जैसे आपने सपोज वर्किंग कैपिटल बोरिंग ली थी, तो वर्किंग कैपिटल बोरिंग का जो पैसा आप नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज कर सकते हो, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। बट आपने क्या करा, उस पैसे से सपोज फिक्स एसेट्स खरीद ली, तो आपने क्या करा, टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा, इन टर्न आपने क्या करा, एक फ्रॉड करा है, ठीक है। उसके बाद आपकी बोरिंग्स के अंदर इंक्रीज हुआ, बट उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्रीज ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने बोरिंग्स करी, बोरिंग्स आपकी 100 करोड़ से इंक्रीज होंगी, बट आपका जो कैश है वो सिर्फ 1 करोड़ से इंक्रीज हुआ, तो बाकी 99 करोड़ गया कहां पे। हो सकता है आपने 99 करोड़ की कोई एसेट्स ले ली हो, 99 करोड़ का कुछ और कर लिया हो, अगर आपके पास उस चीज का प्रूफ है तो ठीक है, नहीं तो आपने बेसिकली क्या करा है, इस पैसे को कहीं ना कहीं घुमाया है, मिस अप्रोप्रिएट करा है, इन टर्न क्या करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर बार बार चेंज कर रहे हो। ये किस लिए किया जा सकता है, ताकि अपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को छुपाया जा सके, प्रॉपर डिस्क्लोजर ना दिए जा सके, अपनी पोजीशन को इन्फ्लेटरी या डिफ्लेटरी करके दिखाया जा सके, प्रॉफिट्स को हाई करके दिखाया जा सके, एटसेट्रा। ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट विच इनवाइड वेरिएंस विद स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बेसिकली आपने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए, सपोज 10 करोड़, आपने उसकी कॉस्ट बताई हुई है 100 करोड़, तो उस केस में क्या है, आपने क्या करा है, आपने बहुत ज्यादा वेरिएंस दिखाया है, तो उस केस में भी आप हाई चांसेस कि आप क्या करना चाहते हो, फ्रॉड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज्ड दैट डेट हाई है, तो उस केस में भी देयर आर हाई चांसेस कि आप क्या करना चाहते हो, फ्रॉड करना चाहते हो। उसके बाद आपके अनबिल्ड रेवेन्यू के अंदर क्या आ जाता है, सब्सटेंशियल इंक्रीज आ जाता है, तो भी देयर आर हाई चांसेस कि आपने क्या करा है, फ्रॉड करा है। अनबिल्ड रेवेन्यू बेसिकली आपको पैसा रिसीव हो गया, बट आपने उसके अगेंस्ट रेवेन्यू, आपने उसके अगेंस्ट सेल्स बिल इशू नहीं करेंगे, उसके अंदर एकदम से इंक्रीज आया, तो बेसिकली देयर आर हाई चांसेस कि आपने वो जो पैसा है वो सेल के लिए लिया ही नहीं है, तो आपने जस्ट उनसे पैसा रिसीव करा है कि आप बाद में यूज करके उनको वापस कर दोगे, वो सेल के लिए नहीं है, बट आपने उसको दिखाया ऐसे है कि वो सेल की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में भी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद इंटरकनेक्टेड कंपनीज एंड लार्ज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सच कंपनीज। बेसिकली जो आपकी इंटरकनेक्टेड कंपनीज थी उसके साथ आपने ट्रांजेक्शन करी लार्ज नंबर्स के अंदर, एंड अभी भी उनके पास क्या है, लार्ज आउटस्टैंडिंग अमाउंट में पैसा देने वाला खड़ा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपने क्या करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद आपकी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो सब्सटेंशियल है, मतलब काफी ज्यादा लेवल के अंदर आप क्या कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो। उसके बाद जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब उसके अंदर मटेरियल चीजें हैं जिसकी आपने या तो रिपोर्टिंग गलत करी है, उनके अंदर कुछ और दिक्कत है, तो वो भी क्या हो सकती है, आपकी पॉइंट कर सकते हैं टुवर्ड्स द फ्रॉड। इसकी एक एग्जांपल जैसे हमने ऊपर पढ़ी थी, लोन के रिलेटेड जो आपने एक आरओसी के अंदर बताए हैं या जो आपने अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताए हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट भी आप इस पॉइंट के अंदर ही कवर कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंसिस्टेंसीज इनकंसिस्टेंसीज होना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, सपोज आपने एनुअल रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर काफी चीजें आती है। सपोज आपने एनुअल डॉक्यूमेंट के 10th नंबर पेज पे लिखा जी हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो 100 करोड़ का है, ठीक है, बट आपके जो सपोज 97 पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था, उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ 56 करोड़, तो उस केस में क्या है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही क्या है, इनकंसिस्टेंसीज है, तो उस केस में भी क्या है, चांसेस ऑफ फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके कुछ चीजें थी जो आपकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, आपने उसको क्या करा, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ही नहीं करा। सपोज एक एंटिटी है उसके अंदर फ्रॉड हुआ है, उसके अंदर उसको लॉस हुआ है, वो उसके लिए मटेरियल चीज है, उसको क्या करनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए, पर उसने उसको डिस्क्लोज ही नहीं करा, या उसने अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट ही नहीं करा, ठीक है, या अपॉइंट करा वो क्या नहीं थे, प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं थे, तो उस केस में भी आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। उसके अलावा ऐसे बोरोवर्स
जहां पे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा ने क्या करी है, रेड करी है। तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि रेड हुई ही क्यों है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इस पर्सन ने क्या करा है, टैक्स इवेजन करी है या इंटर्न क्या करा है, फ्रॉड करा है। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द स्टेक ऑफ प्रमोटर होल्डर और इंक्रीज इन द इनकम्बर्ड शेयर्स ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर्स। बेसिकली सपोज क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर लिस्टेड है, ठीक है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपने शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, अपने शेयर को लिक्विडेट कर रहे हैं। सपोज स्टार्टिंग के अंदर प्रमोटर्स के पास 100 करोड़ के शेयर थे, ठीक है, एट द क्वार्टर एंड उनके शेयर हो गए 50 करोड़। देयर हाई चांसेस कि क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके खराब आने वाले हैं, जिससे उनकी शेयर की प्राइसेस कम हो सकती है। तो प्रमोटर्स ने क्या करा है, 100 करोड़ से अपनी जो पोजीशन उसको 50 करोड़ पे ले हैं, ताकि उनको लॉस कम हो। तो वो भी क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन टर्न इसका अगर उल्टा ले लेते हैं कि उनकी शेयर होल्डिंग 50 करोड़ थी एंड क्वार्टर एंड तक उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 100 करोड़ होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। उस केस में भी वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी जो की मैनेजर पर्सोनल है वो क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, या आपके मैनेजमेंट के अंदर बार बार चेंज आ रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि की पर्सोनल है या जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो मेन आपके केएमपीज हैं, वो रिजाइन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस एंटिटी के अंदर क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह ही वर्क करता है। सो देयर आर 42 सिग्नल जो हमने डिस्कस करे। बैंक्स क्या कर सकते हैं, इन 42 सिग्नल्स को उठाएंगे, अपने बेसिस पे जो उनको रेलिवेंट लगता है अपने सिस्टम के अंदर डालेंगे, ताकि इनमें से अगर कुछ भी ट्रिगर हो तो क्या हो, उनके अकाउंट के अंदर वो चीज ट्रिगर हो जाए एंड वो उसके ऊपर डिसीजन ले पाए कि इस अकाउंट को आरएफए बताना है या नहीं बताना है। आरएफए बताना कब तक होता है, जिस दिन ईडब्ल्यूएस आता है, ईडब्ल्यूएस आने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये बता देना है। उसके बाद आरएफएस बन जाएगा, ठीक है, आरएफए बन जाएगा। आरएफए अकाउंट के जो प्रोसीजर है उसको 6 महीने के अंदर आपने कंप्लीट करना है। 6 महीने के अंदर आपने डिसाइड करना होता है कि किस अकाउंट को हमने फ्रॉड की कैटेगरी अंदर रखना है, या इसका आरएफए अकाउंट का फ्लैग रिमूव करना है, या क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है रिगार्डिंग द रेगुलेटरी गाइडलाइंस अबाउट द कस्टमर सर्विसेज वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आईबीएफ लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर आईओएस यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।